हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो टैली प्राइम की इस सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था यहाँ पर पेरोल, जिसमें हमने बात की थी यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, यूनिट्स क्रिएट की थी और हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन किया था पे हेड्स के बारे में। तो टैली प्राइम की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम यहाँ पे कुछ एंट्री के बारे में बात करेंगे कि हम सैलरी को कैसे पे कर सकते हैं, उसके अंदर टीए को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएफ और ईएसआई के बारे में। हमने यहाँ पे कल लास्ट का टॉपिक बात की थी, जो हमने लास्ट पे हेड क्रिएट किया था यहाँ पे ग्रेजुएटी, उसके बारे में भी अब हम यहाँ पे बात करने वाले कि ग्रेजुएटी क्या होता है, कब वो मिलता है, कितने टाइम के ऊपर वो मिलता है। तो वो सारी चीज आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कल की क्लास में बात की थी कि पेरोल क्या होता है, पेरोल को हम कैसे अनेबल करते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर, और उसके अंदर में किन किन चीज़ों को क्रिएट करना पड़ता है वो हमने यहाँ पे बात की थी। हमने यहाँ पे बात की थी कि हम यहाँ पे कुछ पे हेड्स को भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि अपने टैली प्राइम में हम लेजर्स को क्रिएट करते हैं एज लाइक, वैसे ही हम लोग यहाँ पे पे हेड्स को क्रिएट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे हेड के बारे में बात कर ली थी, बट पे हेड में हमारे पास यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस बच गए थे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पीएफ के बारे में, तो अब हमारे पास यहाँ पे पीएफ क्या होता है ये, एंड एक हमारे पास आता है ईएसआई, ये हमारे पास क्या होता है, और एक हमारे पास यहाँ पे ग्रेजुएटी, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्रेजुएटी। इन सब के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं पीएफ के बारे में। पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। अब क्वेश्चन ये आता है कि पीएफ हमारी सैलरी में से कितना परसेंट डिडक्ट होता है। सबसे पहली बात कि पीएफ हमारे लिए अर्निंग पॉइंट है या फिर डिडक्शन पॉइंट है। अब हम कहेंगे कि हमारे लिए तो ये अर्निंग है, हमारी तो यहाँ पे अर्निंग ही है। अगर देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं पीएफ अभी मेरी सैलरी में से कटेगा तो इन फ्यूचर वो मुझे मिलेगा, तो वो मेरे लिए अर्निंग भी है। मान लो मैंने यहाँ पे पीएफ को डिडक्ट करवा दिया और यहाँ पे मैंने पीएफ को निकलवा लिया अपने अकाउंट में से, तो यहाँ पे मेरे लिए डिडक्शन हो गया और यहाँ पे मेरे लिए अर्निंग पॉइंट हो गया। लेकिन अब हम जो अपनी कंपनीज के अंदर बात करते हैं वो हम इस पीएफ की बात नहीं करते, हम इस पीएफ की बात करते हैं जहाँ पे मेरे पास ये डिडक्शन होता है। तो पीएफ जो होता है वो मेरे पास डिडक्शन का पॉइंट होता है, ना कि अर्निंग का पॉइंट होता है। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, हम वापस से अपने ऑप्शन पे चलते हैं। अब मैंने कहा कि पीएफ हमारे पास क्या हो गया? डिडक्शन हो गया। ठीक है, पीएफ हमारा डिडक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि पीएफ हमारा कटता कितना परसेंट है। देखो, पीएफ जो है वो हमारा यहाँ पे 12% डिडक्ट होता है हमारी बेसिक सैलरी के ऊपर। किस पे? बेसिक पे पे। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पीएफ है वो 12% कटता है, वो कितनी से किस अमाउंट के ऊपर कटता है। तो पीएफ जो होता है वो हमारा बेसिक के ऊपर कटता है, डीए के ऊपर कटता है एंड एचआरए के ऊपर कटता है। इन तीनों के ऐड के ऊपर हमारा क्या कटता है? यहाँ पे पीएफ कटता है। और कितने परसेंट डिडक्ट होता है? यहाँ पे 12% डिडक्ट होता है। बट क्या 12% कंप्लीटली हमारी सैलरी में से डिडक्ट होता है? नहीं। देखो, हम पीएफ का ना अपने कंपनीज के अंदर दो पार्ट डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय क्या होता है? जो कैंडिडेट वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो 12% होता है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारी बेसिक सैलरी एचआरए और डीए में से डिडक्ट होता है, वो डिडक्ट होता है यहाँ पे 8.75%। अब क्वेश्चन आता है कि भाई पीएफ तो हमारा 12% कटता है, तो बाकी का अमाउंट कौन पे करता है? बाकी का अमाउंट हमारे एम्प्लॉयर पे करते हैं, मतलब कंपनी के ओनर पे करते हैं। अब ये कितना पे करता है? 3.25% ये पे करता है। मतलब कि हमारी सैलरी में से जो डिडक्ट हो रहा है वो हो रहा है ये वाला अमाउंट। ठीक है, अब जो कंपनी दे रही है वो दे रही है ये वाला अमाउंट। दोनों अमाउंट ऐड होके हमारे कितने हो जाते हैं? यहाँ पे 12% हो जाते हैं। और ये हमारे 12% कहाँ पे डिपॉजिट किए जाते हैं? ये हमारे पीएफ अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किए जाते हैं, जिनको हम कभी भी निकलवा सकते हैं इमरजेंसी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा होता है यहाँ पे डिडक्शन पॉइंट, कि ये हमारी सैलरी में से कट रहा है। कितना कट रहा है? सब कहते हैं कि 12% कटता है। नहीं भाई, हमारी सैलरी में से कभी भी 12% डिडक्ट नहीं होता है। हमारी सैलरी में से डिडक्ट होता है 8.75%। ठीक है, बाकी जो 3.25% होते हैं वो कंपनी हमें पे करती है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक ऑप्शन आता है ईएसआई का। तो चलिए बात करते हैं ईएसआई के बारे में। ईएसआई की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब ये हमारे पास क्या होते हैं? ये भी हमारे लिए डिडक्शन पॉइंट ही होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे लिए डिडक्शन होता है। बट ये हमारी सैलरी में से कितना डिडक्ट होता है? ये हमारी सैलरी में से डिडक्ट होता है 4%। बट क्या कंप्लीटली हम जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं? नहीं, ये भी हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सेम जैसा कि हमने यहाँ पे पीएफ के अंदर बात की थी। एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर।
एम्प्लॉय का कितना परसेंट होता है और इसका कितना परसेंट होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ईएसआई के बारे में, तो ईएसआई में हमारा कंप्लीटली जो अमाउंट होता है उसका 1.75%। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे ईएसआई हमारा कितना होता है, 4% होता है। इस 4% के हमारे पास दो पार्ट निकल के आते हैं। पहला पार्ट होता है एम्प्लॉय का, जो कि होता है 0.75%। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है मेरे पास एम्प्लॉय का होता है यहाँ पे 3.25। मतलब कि यहाँ पे हमारी सैलरी में से जो डिडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 0.75%, मतलब कंप्लीटली 1% भी नहीं है। जो हमारे एम्प्लॉयर है, जो हमारी कंपनी है, वो हमारे बिहार पे कितना अमाउंट पे कर रही है यहाँ पे 3.25। तो दोनों ऐड होने के बाद में कितने बन के आते हैं यहाँ पे 4% अमाउंट बन के आते हैं, जो कहाँ पे सेव होते हैं, हमारे ईएसआई अकाउंट के अंदर सेव होते हैं। अब हम ईएसआई का यूज़ कब कर सकते हैं? ईएसआई का यूज़ हम लोग करते हैं हेल्थ के अंदर। मान लीजिए कि हम बीमार हैं, हमने यहाँ पे ईएसआई को जमा करवा रखा है, तो हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम वहाँ पे ईएसआई के थ्रू अमाउंट को पे कर सकते हैं, हमें अगर हमारे पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो। या फिर अगर हमारे पास है और हम चाहते हैं कि जो हमारी पेमेंट है वो ईएसआई के थ्रू हो, तो आप ईएसआई के थ्रू यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेमेंट को पे कर सकते हो, जिसमें आपका जो भी अमाउंट लगेगा वहाँ पर वो गवर्नमेंट वहाँ पे कर देती है हॉस्पिटल को। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करवा सकते हैं, अपने हेल्थ इंश्योरेंस। हम बोल सकते हैं कि ईएसआई हमारे पास क्या है, ईएसआई हमारे पास एक सिंपल एक हेल्थ इंश्योरेंस है जो हमें कंपनी के अंदर करवाना होता है। ठीक है। जिसके पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारे पास हमारी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है हर मंथ, जो हमारी सैलरी होती है उसमें से। अब ये किस किस के ऊपर डिडक्ट होता है, तो ये हमारे पास डिडक्ट होता है बेसिक सैलरी के ऊपर। ईएसआई जो है हमारे पास कटता है बेसिक के ऊपर, प्लस एचआरए प्लस डीए, इन तीनों के ऐड के ऊपर हमारे पास क्या कटेगा, ईएसआई कटेगा। इन तीनों का ऐड जो भी आएगा उसका 0.75% हमारी कंपनी देगी, 0.75% हम देंगे, और बाकी जो 3.25 बचता है वो कंपनी पे करती है। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है ईएसआई का। तो इसी तरीके से हमारे पास ईएसआई और पीएफ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे ग्रेजुइटी का। तो चलिए बात करते हैं ग्रेजुइटी क्या होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है ग्रेजुइटी का। ग्रेजुइटी क्या होती है? ग्रेजुइटी हमारे पास एक कैश बेनिफिट होता है जो किसको मिलता है, हमारे पास एम्प्लॉय को मिलता है। और किसके थ्रू गिवन होता है? ये एम्प्लॉयर के थ्रू, मतलब कंपनी के थ्रू गिवन होता है। ठीक है। कब गिवन होता है? जब हम एक ही कंपनी में क्या कर रहे होते हैं, सर्विस दे रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हमको मिलता कब है, हम जब रिटायरमेंट लेते हैं तब। बट रिटायरमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुइटी इज पेड to an employee who has completed at least 5 years of continuous सर्विस। कि अगर कोई एम्प्लॉयज किसी कंपनी के अंदर कम से कम 5 साल तक लगातार सर्विस देता है तो वो ग्रेजुइटी के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज उसको ग्रेजुइटी नहीं मिलेगी। बट ग्रेजुइटी मिलेगी भी कब, यहाँ पे लिखा हुआ है द एम्प्लॉय पेड इज पेड एट रिटायरमेंट। ग्रेजुइटी कब मिलेगी? जब कोई कैंडिडेट जो होता है, जो कोई एम्प्लॉय है, वो रिटायर हो रहा है या फिर वो खुद रिजाइन कर रहा है। बट रिजाइन करने के लिए भी कंडीशंस है कि वो कम से कम 5 साल तक वहाँ पे काम करना चाहिए, अदरवाइज उसको ग्रेजुइटी वहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, ग्रेजुइटी का जो पेमेंट का जो हमारे पास एक्ट था वो 1972 के अंदर आया था। ग्रेजुइटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके थ्रू? ग्रेजुइटी कैलकुलेटर के थ्रू। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर करना भी सीखेंगे कि हम ग्रेजुइटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ग्रेजुइटी भी हमारे पास यहाँ पे डिडक्शंस होता है, बट ये हमारे पास, अगर मैं सिंपल वे में बात करूँ ग्रेजुइटी क्या होता है, तो ग्रेजुइटी हमारी पेंशन होती है। जो काफ़ी बार आपने सुना होगा कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपको पेंशन गिवन होती है, पेंशन मिलती है। तो वो यही अमाउंट है जो आपको मिलता है। ठीक है। जो आपकी सैलरी होती है उसमें से हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, और ये अमाउंट लास्ट में एक हैवी अमाउंट बन जाता है जो आप हर मंथ वहाँ पे डिपॉजिट मिल जाता है आपको। तो ये हमारे पास ग्रेजुइटी का ऑप्शन होता है। इन सभी के पे हेड हमने कल के क्लास के अंदर क्रिएट कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे इनकी एंट्री करना सीखेंगे कि अगर मुझे किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है या फिर उसकी सैलरी को कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम यहाँ पे चलेंगे अपने टैली प्राइम के अंदर, एंड वहाँ पर हम एंट्री करके देखेंगे कि हम किसी एम्प्लॉयज को सैलरी को कैसे पे कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं टैली प्राइम पे। तो यहाँ पे हम अपने टैली प्राइम पे आ चुके हैं। हम एक बार चेक करेंगे कि हमने कौन कौन से पे हेड्स कल क्रिएट किए थे। एंटर करता हूँ अल्टर पे जाके। अल्टर पे हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से पे हेड को यहाँ पे क्रिएट किया था। तो हम यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप के ऊपर। हमने यहाँ पे 3 ग्रुप क्रिएट किए थे, अकाउंट, एचआर एंड स्टोर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉयज लिया था, एक एम्प्लॉय क्रिएट किया था यहाँ पे राम कुमार के नाम से, जो कि किसके अंदर है? अकाउंट के अंदर है। ठीक है।
यूनिट, हमने यहाँ पे कुछ यूनिट्स भी क्रिएट की थी कि अगर वो ओवर टाइम करता है या फिर उसकी सैलरी को हम पे कर रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग पे करने वाले हम। देन उसके बाद में हमने यहाँ पे अटेंडेंस टाइप चेंज यहाँ पे क्रिएट किए थे, अपसेंट हो गया, अर्निंग लीव, ओवर टाइम, प्रेजेंट एंड सिक लीव, ठीक है। देन उसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ पे हेड्स क्रिएट किए थे जैसे कि अपसेंट, बेसिक सैलरी, DA, अर्निंग लीव, ESI, ग्रेजुइटी, HRA, ओवर टाइम, PF, सिक लीव एंड TA। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी सैलरी को डिफाइन करेंगे। अब हम इनकी सैलरी को बताएंगे कि अब मैंने राम कुमार को कितनी सैलरी देनी है, क्या क्या उसके डिडक्शंस यहाँ पे रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्टर पे ही जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए अल्टर पे एंटर करना है आपको। अब यहाँ से आप अल्टर में देखोगे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन सैलरी का। ये ऑप्शन आपको क्रिएट में नहीं मिलेगा, ये आपको अल्टर के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। जब हम लोग कोई भी हम पे हेड क्रिएट कर रहे थे या फिर हम कोई एम्प्लॉय नेम क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे डिफाइन सैलरी का ऑप्शन आ रहा था। अब हमने वहाँ पे सैलरी डिफाइन नहीं की, अब हम यहाँ पे सैलरी डिफाइन करेंगे क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे कंप्लीटली पे हेड ऑलरेडी गिवन है। मेरे पास उसके अंदर परसेंटेज भी गिवन है कि कितनी उसके अंदर परसेंटेज यहाँ पे डिडक्शंस होने वाली, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल वे के अंदर सैलरी को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे सैलरी को क्रिएट करने वाले हो। मैंने कहा अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए करने वाला हूँ। हम यहाँ पे करने वाले हैं कि इसके अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ से सिंपल बैक करेंगे, वापस हम डिफाइन सैलरी पे जाएंगे और यहाँ पे अब आप हमें अकाउंट को सिलेक्ट ना करके हमें यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करना है राम कुमार को। हम सिंपल राम कुमार पे क्लिक करेंगे। जब हम राम कुमार पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ऊपर नेम के अंदर आ गया राम कुमार, ये इसका ID नंबर हो गया। देन उसके बाद में अंडर ये कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इफेक्टिव फ्रॉम कि जो आपकी सैलरी है वो कब से इफेक्टिव होगी, मैंने कहा 1 अप्रैल से इफेक्टिव होगी क्योंकि मैं 1 अप्रैल की यहाँ पे सैलरी क्रिएट कर रहा हूँ, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पे हेड क्रिएट किया। सबसे पहले बेसिक सैलरी, मैंने बोला इसकी बेसिक सैलरी जो है 25,000 रुपीज़ है पर मंथ। उसके बाद में इसका DA है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे DA का परसेंटेज नहीं डाला कि आप इसका यहाँ पे कितना DA डिडक्ट कर रहे हैं, कितना काट रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे F12 को प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन आ रहा है अलो टू ओवरराइड स्लैब परसेंटेज। यहाँ पे इसको सिंपल यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देन इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे जब आप DA डाल के एंटर करोगे तो आपके ऊपर आपका जो कर्सर है वो रेट पे आ गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलूँगा कि अब हमारे पास यहाँ पे रेट जो है वो कितनी लगने वाली है। तो मैं यहाँ पे कुछ परसेंट DA की रेट लेके चलूँगा। तो मैंने यहाँ पे आई थिंक DA के अंदर रेट डाली भी हुई है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे रेट डाली हुई है, तो अगर हम यहाँ पे रेट नहीं डालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे डाल भी सकता हूँ। मैंने कहा 3% मेरा यहाँ पे रेट कटने वाला है DA का। उसके बाद में मैंने यहाँ पे HRA को ऐड किया। HRA के अंदर भी सेम ऑप्शंस आ गए हैं, तो मैं HRA के अंदर भी यहाँ पे 3% कैलकुलेट कर रहा हूँ। देन उसके बाद में मुझे यहाँ पे लेना है PF, एंटर करेंगे। PF हमारा कितना कटता है यहाँ पे 8.75%। नेक्स्ट ESI एंटर करेंगे, हम यहाँ पे काटते हैं 0.75, एंटर करेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे अब बोल रहा हूँ कि अगर वो कैंडिडेट छुट्टी करेगा 1 दिन की तो उसके कितने अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होने वाला है, कितने पैसे उसके कटने वाले हैं। तो मैंने बोला कि उसके जो अमाउंट है वो यहाँ पे कटने वाले हैं 100 रुपीज़ पर डे, कटेंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो मान लो कि यहाँ पे अर्निंग लीव लेता है तो उसको कितने रुपए यहाँ पे मिलेंगे, तो उसको 200 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो ओवर टाइम करता है, ओवर टाइम करेगा तो उसको 50 रुपये पर हावर मिलेंगे। सिक लीव के अंदर एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे सैलरी पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए हम अपनी PPT पे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है कि मिस्टर मेहता इज ए वॉइस मैनेजर ऑफ अवर कंपनी। कि मिस्टर मेहता हमारे पास एक एम्प्लॉय है जो हमारी कंपनी का वॉइस मैनेजर। ही इज ड्रॉइंग ₹7500 रुपीज़ पर मंथ फॉर द कंपनी। की उसकी जो सैलरी है वो 7500 रुपीज़ है। उसने अपनी कंपनी से 3 यहाँ पे सिक लीव लीज है, ठीक है। 6 आवर्स उसने यहाँ पे ओवर टाइम किया है और जो उसका TA है वो यहाँ पे 400 रुपीज़ है। तो अब हमें यहाँ पे इसकी सैलरी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे जो रहने वाला है वो मुझे मिस्टर मेहता के नाम से क्या क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका एम्प्लॉय नेम। बट उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा जो कि वॉइस मैनेजर है। तो हम यहाँ पे अपने टैली के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले टैली पे जाने के बाद हमें क्रिएट पे जाना है।
एंड क्रिएट पे हम सबसे पहले जाएंगे ग्रुप पर, तो हम यहाँ पे डालेंगे वॉइस मैनेजर, हम यहाँ डालेंगे वाइस मैनेजर, इसको हम प्राइमरी रखेंगे। डिफाइन सैलरी को हम यहाँ पे नो रखेंगे, देन सेव करेंगे। देन उसके बाद में हम यहाँ पे एम्प्लॉय पे जाएंगे, हम यहाँ पे डालेंगे मिस्टर मेहता, एंटर करते हुए इसको हम डालेंगे यहाँ पे वाइस मैनेजर। अप्रैल हम 1 जनवरी रखेंगे। देन उसके बाद में ये सारी डिटेल अगर आपके पास गिवन है तो आप डाल सकते हो। मुझे यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो मैं सिंपली इसको डायरेक्टली सेव कर रहा हूँ कंट्रोल ए से। अब उसके बाद में मुझे इस एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे सैलरी को डिफाइन करना है। सैलरी डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे अल्टर पे जाता हूँ और अल्टर पे जाने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे डिफाइन सैलरी का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। हमें यहाँ से अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है मिस्टर मेहता को, और यहाँ पे हमें डेट डालनी है। मैंने 1 अप्रैल से इफेक्टिव करनी है। मैं यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करूँगा। बेसिक सैलरी हमें इसकी क्वेश्चन में गिवन है 7500 रुपीज़। उसके बाद में मुझे इसका DA ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा जो कि हमारे पास गिवन होगा, HRA जो कि है वो गिवन होगा, ESI PF ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होने वाली है। अब हमारे पास यहाँ पे बोला गया है अपसेंट के लिए कि अगर मान लीजिए कि मिस्टर मेहता कोई छुट्टी करता है तो उसके 160 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। अगर वो यहाँ पे अर्निंग लीव करता है, अर्निंग लीव का मतलब कि वो छुट्टी करता है बट उसके पैसे उसको गिवन होते हैं, तो वो यहाँ पे 200 रुपीज़ उसको गिवन होते हैं। सिक लीव के उसके 100 रुपीज़ यहाँ पे डिडक्ट होंगे। अगर मैं बात करता हूँ ओवर टाइम की तो उसको 50 रुपीज़ यहाँ पे मिलेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं ग्रेजुएटी की बात करता हूँ तो ग्रेजुएटी यहाँ पे ऑटो डिडक्ट होती है। देन उसके बाद में हमें सिंपली यहाँ पे एंटर करके सेव कर देना है। इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे कुछ डिटेल्स गिवन है कि उसने कितनी यहाँ पे सिक लीव्स ली हैं, कितने घंटे उसने ओवर टाइम किया है, उसकी अर्निंग लीव यहाँ पे क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि 3 उसने सिक लीव ली है, 6 आवर्स उसने यहाँ पे ओवर टाइम किया है और 2 उसकी यहाँ पे अर्निंग लीव रही है। तो ये उसका हो गया यहाँ पे अटेंडेंस टाइप। तो अब हम सबसे पहले उसकी अटेंडेंस को ऐड करेंगे। तो अटेंडेंस को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने वापस टैली प्राइम पे जाते हैं। हमें टैली प्राइम के अंदर जाना है वाउचर्स के अंदर, क्योंकि अब मुझे इसका रिकॉर्ड एंटर करना है। रिकॉर्ड एंटर करने के लिए अटेंडेंस वाउचर का यूज करते हैं अगर हम यहाँ पे अटेंडेंस को ऐड कर रहे हैं। तो अटेंडेंस वाउचर हमारे पास यहाँ पे उसकी कोई शॉर्टकट कीज नहीं होती है, तो हम यहाँ पे उसको अदर वाउचर के अंदर जाकर ओपन करेंगे। अदर वाउचर के लिए शॉर्टकट की होती है हमारे पास F10। तो मैं यहाँ से F10 को प्रेस करता हूँ और F10 के अंदर आप यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन देखोगे, पेरोल वाउचर्स के अंदर आपको अटेंडेंस वाउचर शो हो जाएगा। हमें यहाँ पे अटेंडेंस वाउचर को एंटर करना है। देन उसके बाद में हमें यहाँ पे अपने एम्प्लॉय टाइप नेम को सिलेक्ट करके उसकी अटेंडेंस को ऐड कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 3 उसकी सिक लीव थी यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे उसकी सिक लीव को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 3 सिक लीव। मैंने यहाँ से उसकी सिलेक्ट की सिक लीव जो कि उसकी 3 थी, मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू उसकी 3 लिख दी, एंटर करता हूँ। दोबारा से मैंने मिस्टर मेहता को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ इसका यहाँ पे ओवर टाइम जो कि इसका 6 आवर्स था। देन लास्ट में इसकी यहाँ पे अर्निंग लीव थी जो कि इसने यहाँ पे 2 अर्निंग लीव ली थी। देन उसके बाद में पे एंटर करेंगे, बट यहाँ पे आप डेट देखोगे 1 मई दिखा रहा है, जबकि हमारी जो डेट है वो तो 1 अप्रैल है। देन हम यहाँ से एंटर करते हुए सेव कर दें। अब ये हमने यहाँ पे इसकी अटेंडेंस ऐड कर दी है। अब हम करेंगे इसकी सैलरी को कैलकुलेट, बट सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पेरोल वाउचर को। तो पेरोल वाउचर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F4, या फिर आप यहाँ पे आप F10 से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो F10 में आप सबसे लास्ट में देखोगे आपको यहाँ पे पेरोल वाउचर शो हो जाएगा। आप दोनों में से किसी का भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे हमें मैनुअली एंट्री नहीं करनी है, यहाँ पे हमें करना है ऑटोफिल, और ऑटोफिल के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे Ctrl+F। तो मैं जहाँ पे जैसे ही Ctrl+F प्रेस करता हूँ हमारे पास टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन निकल के आता है पेरोल ऑटोफिल। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में अब आप यहाँ पे यूज़र डिफाइन वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर सैलरी को, तो मैंने कहा यूज़र डिफाइन वैल्यू को मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एंटर करेंगे। डेट हमारे पास यहाँ पे लास्ट डेट नहीं उठाएगा मंथ की, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट उठा ली है। ठीक है, अब किस एम्प्लॉयज़ के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा मिस्टर मेहता। अगर आप यहाँ पे कंप्लीट एम्प्लॉयज़ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑल आइटम को सिलेक्ट करोगे, बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे अभी मिस्टर मेहता के लिए कैलकुलेट करूँ, तो मैंने यहाँ पे मिस्टर मेहता को सिलेक्ट किया है जो कि हमारा एम्प्लॉय नेम है। एंड यहाँ पे हम उसको सैलरी कैश में दे रहे हैं। अगर आप बैंक में दोगे तो यहाँ पे आपको बैंक का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे आप बैंक को सिलेक्ट करोगे। अभी मैं कैश में दे रहा हूँ तो मैंने कैश में एंटर किया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक टीए ही है जो यूज़र डिफाइन है, जो हमारे पास गिवन है हमारी एंट्री के अंदर। कितना गिवन है यहाँ पे 400 रुपीज़ फॉर टीए।
तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 400 रुपीज़ टीए उसको पे करना पड़ेगा पहले। देन अब हम उसके बाद में दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल F को प्रेस करेंगे, बट उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल F को प्रेस करेंगे, पेरोल ऑटोफिल पे जाएंगे और इस बार हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सैलरी, और सैलरी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं 1 अप्रैल से 1 मई। मिस्टर मेहता को सिलेक्ट करेंगे वापस से, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हो गया, सैलरी हम उसको कैश में दे रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिया कैश। हम यहाँ पे कंट्रोल F करते हैं, पेरोल ऑटोफिल आ चुका है, यहाँ से हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और हमें यहाँ पे 1 मई को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, हमारे एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे मिस्टर मेहता है तो मैंने यहाँ पे मिस्टर मेहता को सिलेक्ट किया है। देन उसके बाद में ये हमारे पास एम्प्लॉय नेम है तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट किया है। कैश में सैलरी पे कर रहा हूँ तो मैंने को यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करना है। मैंने जैसे ही कैश पे एंटर किया यहाँ पे उसकी सैलरी कंप्लीटली ड्रॉ होके आ चुकी है। ठीक है, तो अब उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे 14,642 रुपये बन चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कि हम किसी भी कैंडिडेट की यहाँ पे सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे मिस्टर मेहता को सिलेक्ट किया था तो मिस्टर मेहता की सैलरी आ गई। अगर मैं यहाँ पे ऑल आइटम पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं उन सभी की सैलरी हम 1 एंट्री के अंदर क्रिएट कर सकते। तो अगर आप भी यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस एंट्री की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। इस एंट्री को हम यहाँ पे कंट्रोल A से सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते। थैंक यू सो मच।